हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.3 चुंबकीय क्षेत्र में गति। ठीक है, तो कोई भी आवेश किस प्रकार गति करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में वो हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये टॉपिक आपको समझना है और इसमें जो कुछ सूत्र हैं वो आपको याद रखने हैं। हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में गति। तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो मैं बना रही हूँ इसका मतलब होता है कि क्षेत्र अंदर की तरफ को है। ये क्रॉस साइन जो होती है वो क्या दर्शाता है? क्षेत्र अंदर की तरफ को है। चलिए मान लेते हैं अब यहाँ पे मेरे पास कोई कण है, एक आवेशित कण है प्लस क्यू। ठीक है, तो अब इसको हमने जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इस पे कुछ बल लगेगा क्षेत्र की वजह से। तो वो बल किस तरफ को लगेगा? इस तरफ को। ठीक है, ये हो गया F। अब हमें पता है कि F और V दोनों क्या होता है? एक दूसरे के लंबवत होता है। V ये हम इस नियम से भी पता लगा सकते हैं। ये हो गया मेरे बल की दिशा और ये हो गई V। तो F और V दोनों लंबवत होते हैं, 90 का कोण बनाते हैं। तो इसी तरह जब इस पे बल लगते लगते ये अब मान लेते हैं कुछ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी ये होगा V और ये होगा F। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि ये ऐसे घूम के इस पे और बल लगेगा तो यहाँ पे आया, तो ये हो गया F और ये हो गया V। समझ में आ रहा है? तो इस तरह जब मैं हर एक बिंदु को अगर जोड़ूंगी तो ये हमें कुछ वर्तुल गति के रूप में मिलेगा। समझ सकते हो? तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारा क्षेत्र अंदर की तरफ को हो, हमने उसमें कण रखा तो उसमें क्या लग रहा है? बल लग रहा है। और बल इस प्रकार लगेगा कि जो हमारा आवेश होगा वो वर्तुल गति करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आवेश है वो वर्तुल गति कर रहा है। और दूसरा हम इसके ऊपर से ये भी बोल सकते हैं कि बल और वेग दोनों लंबवत होते हैं एक दूसरे के, या तो फिर दोनों 90 का कोण बनाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से। चलिए, दूसरी गति किस प्रकार होती है? ये तो बात हो गई कि अगर F और V के बीच में 90 का कोण होगा तो वर्तुल गति करेगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे F और V के बीच में 90 का कोण नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये मैं चित्र एक बना रही हूँ समझाने के लिए। ये हो गई मेरे पास क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक कण है प्लस Q। ठीक है, ये कण है। अब यहाँ पे देखिए, इस कण के पास जब ये यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास V1 लेते हैं हम और दूसरा लेंगे V2। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर कण यहाँ पहुँचेगा तो ये V1 की दिशा होगी और ये B की दिशा है, तो यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है। और दूसरा होगा इस तरफ को, ऐसे होगा, तो इसको मैं नाम ले लेती हूँ V2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हो कि B और V दोनों एक दूसरे के समांतर है, लंबवत में नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो V1 है इसकी वजह से ये जो हमारा आवेश होगा वो वर्तुल गति करेगा। इस प्रकार देख सकते हो आप लोग, मैं बना रही हूँ इस प्रकार। ठीक है, ये V1 है, इसकी वजह से आवेश वर्तुल गति करेगा, गोलाई में जाएगा। और अब गोलाई में जा रहा है लेकिन आगे क्यों बढ़ रहा है? तो V2 और B समांतर में है, V2 की वजह से ये धीरे 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 आगे जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लंबवत था, 90 का कोण बना रहा था, तो ये वर्तुल गति कर रहा है, यहीं पे ही गोल 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 घूमेगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? दो वेग मिल रहे हैं। V1 की वजह से ये वर्तुल गति कर रहा है और V2 की वजह से ये वर्तुल गति करते 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 आगे जाएगा। समझ में आ रहा है?
V2 इसको धीरे धीरे आगे ले जा रहा है और V1 की वजह से ये वर्तुल गति कर रहा है। ये क्लियर हो गया। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं हम कुंडलिनी गति। ये दो गति हमने पढ़ी है। अब हम इसके कुछ सूत्र निकालेंगे। तो इसके सूत्र किस प्रकार निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे पास सूत्र है, अब यहाँ वर्तुल गति की बात हो रही है तो मेरे पास V इज इक्वल टू ओमेगा आर। आपको शायद ध्यान होगा 11वीं में भी हम पढ़ चुके हैं वर्तुल गति में कोणीय आवृत्ति का उपयोग होता है और यहाँ पे सभी सूत्र वर्तुल गति के लगेंगे। तो V इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब F क्या होगा? F हमारे पास है Q V क्रॉस B। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे Q V B साइन, अब यहाँ पे दोनों के बीच का कोण बन रहा है 90, तो इसकी कीमत तो 1 हो गई। तो F इज इक्वल टू Q V B होगा इस प्रकार। अब वर्तुल गति में दूसरा, यहाँ पे आप लोग देखिए सभी बल केंद्र की तरफ जा रहे हैं। सभी बल केंद्र की तरफ जा रहे होते हैं। अगर सभी चीजें केंद्र की तरफ होती है तो हमारे पास सूत्र लगता है mv²/r। ये चीज भी हमने पढ़ी थी 11वीं में। अब अगर इन दोनों को हम लेते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू QVB। एक v कैंसल, तो क्या बच रहा है यहाँ पे mv/r इज इक्वल टू QB। तो अगर मुझे r चाहिए तो QB नीचे ले लो, तो r इज इक्वल टू mv/QB। तो ये हमें r का सूत्र मिला। अब हम इस सूत्र के ऊपर से कोणीय आवृत्ति निकाल सकते हैं। r तो मिल गया हमारे पास, तो ओमेगा इज इक्वल टू V/r होगा। V/r की कीमत क्या है? ये है mv इंटू QB। V कैंसल, तो ओमेगा कितना मिला? QB/m। ये मिल गई हमें कोणीय आवृत्ति। अब हमें क्या ढूंढना है? T आवृत्तकाल। T का सूत्र भी है 2π/ओमेगा। ओमेगा की कीमत हमने ढूंढ ली है, तो ये क्या होगा? 2π में आएगा QB और ऊपर आएगा m। तो ये हमें मिल गया T। और आवृत्ति कितनी होगी? 1/T इज इक्वल टू, ये है आवृत्ति है, ध्यान रखना। या तो इसको लिख सकते हो F, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। 1/T इसका उल्टा हो जाएगा तो QB/2πm। तो वर्तुल गति के लिए हमें जितने भी सूत्र चाहिए थे वो सब सारे हमने ढूंढ लिए। R का सूत्र मिल गया, कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मिल गया, आवृत्तकाल का मिल गया और आवृत्ति का मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज इम्पोर्टेंट है कि V1 की वजह से वो वर्तुल गति कर रहा है हमारा आवेश और V2 की वजह से आगे जा रहा है। जबकि यहाँ पे 90 का कोण बना रहा था, सिर्फ और सिर्फ 90 का ही बना रहा था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ गोलाई गति ही एक ही जगह पे कर रहा था, आगे नहीं जा रहा था। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलिए तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे।